एंजाइम्स फंक्शंस आर आल्सो रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। तो अब हम देखते हैं कि एंजाइम के जो फंक्शन है वो उसके ऊपर इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स का भी इफ़ेक्ट होता है, और वो कैसे होता है वो हम ये देखते हैं कि इनहिबिटर्स हम कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो कि एंजाइम के साथ आके अटैच हो जाएं और उसकी एक्टिव साइट की शेप चेंज करते हैं। जो सबस्ट्रेट हैं वो अब उस एक्टिव साइट में फिक्स नहीं हो सकते, इवन कि ये उसी एंजाइम का सबस्ट्रेट था जिसके रिएक्शन को एंजाइम ने स्पीड अप करना था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इसकी एक्टिव साइट प्रॉपर थी जिसके साथ आगे सबस्ट्रेट मैच कर सकता था। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये देखें, ये सेम शेप है इस सबस्ट्रेट की। एक्टिव साइट टू सबस्ट्रेट आर सूटेबल फॉर ईच अदर, लेकिन ये एक इनहिबिटर है। यहाँ पे आके ये एक्टिव साइट पे इसने अपने आप को बाइंड किया, तो इस तरह उसने एक्टिव साइट को ब्लॉक किया। अब ये सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे एक्टिव साइट पे अपने आप को बाइंड नहीं कर सकता, अटैच नहीं होगा, और फिर रिएक्शन जो है वो स्पीड अप नहीं हो सकता एंजाइम की वजह से। तो इनहिबिटर ने एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, इस तरह एंजाइम का जो रिएक्शन है वो इनहिबिट हो गया, इसलिए इसको हम कहेंगे ये इनहिबिटर है। अगर हम एक्टिवेटर्स की बात करें तो एक्टिवेटर मतलब जो कि रिएक्शन को एक्टिवेट करें, तो वो ये कैसे करते हैं ये हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक एंजाइम है जिसकी शेप अभी सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग नहीं है, ऑल्टर्ड एक्टिव साइट है। यहाँ पे आके एक एक्टिवेटर अटैच हुआ उस एंजाइम के साथ, तो उस एक्टिवेटर के अटैच होने से क्या हुआ कि उसकी जो एक्टिव साइट थी एंजाइम की वो अब सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग है। नाउ सबस्ट्रेट कैन बाइंड टू द एंजाइम, और रिएक्शन जो है वो इस एक्टिवेटर की वजह से एक्टिवेट हो गया। तो इसको हम कहेंगे ये एक्टिवेटर है जिसने रिएक्शन को एक्टिवेट किया। इसी वजह से हम कहते हैं कि एंजाइम फंक्शन इज़ आल्सो रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर और एक्टिवेटर। अगर इनहिबिटर आके एक्टिव साइट को वो ब्लॉक कर दे तो रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगा, और अगर एक्टिवेटर आके एक्टिव साइट को सूटेबल कर दे सबस्ट्रेट के लिए तो रिएक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा एंजाइम प्रोडक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन इट्स नीड। अगर तो एंजाइम की ज़रूरत ज़्यादा है तो इसकी सेल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सेल इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, और अगर इतनी ज़्यादा नहीं है तो सेल उसकी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं करेंगे। तो जाहिर है कि फिर एंजाइम की प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन इट्स नीड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स के बारे में। कोफैक्टर्स का एंजाइम के साथ क्या जो है इम्पोर्टेंस है। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको अपना काम करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको के कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है अपना काम मुकम्मल करने के लिए। हमें पता है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स हैं, तो एंजाइम को जब कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको अपना काम मुकम्मल करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए, कोई ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो कि नॉन प्रोटीन हो, जो एंजाइम के साथ आके अटैच हों और उसका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट करें। तो ऐसे जो नॉन प्रोटीन पार्ट हैं जो एंजाइम के साथ आके अटैच हों और उसका रिएक्शन जो है कंप्लीट करें, उनको हम कहते हैं कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स आगे से जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का डिफरेंस, तो वो हमें पता है। अगर तो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंजाइम के साथ लूजली बाउंड हों, इतने ज़्यादा टाइट होकर बाउंड ना हो, लूजली बाउंड हो, तो उनको हम कहेंगे कोएंजाइम्स। और अगर वो जो ऑर्गेनिक ग्रुप है, ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो बहुत ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। मतलब कि लूजली और टाइटली बाउंड होने पे डिपेंड करता है। अगर तो ऑर्गेनिक ग्रुप लूजली बाउंड है तो वो उसको हम कोएंजाइम कहेंगे, और अगर जो है वो टाइटली बाउंड है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अब हम देखते हैं कि कोएंजाइम जो है वो कैसे हेल्प करते हैं एंजाइम्स को।